देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के साथ के सामने मौजूद दोस्तों, चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों। राज्यसभा के अंदर बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी कुर्बानी तक देने को है तैयार। इसके खिलाफ लड़ती रही कांग्रेस पार्टी उसी के दरवाजे पहुंची है। बताएंगे कैसे बीजेपी को राज्यसभा में रोकने का एक नया प्लान तैयार किया गया है दोस्तों, और अपने विधायकों की कुर्बानी कैसे देने वाली है कांग्रेस पार्टी, और बताएंगे क्या है पूरा मामला, और बीजेपी को तगड़ा झटका देने के लिए कैसे विपक्ष के एक बड़े नेता का दरवाजा खटखटाया गया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार में उठापटक एक बार फिर से सड़कों पर देखने को मिली दोस्तों। मंत्री को चौतरफा अपने ही विधायक ने घेर लिया और इसके बाद धक्का मुक्की भी होती हुई नजर आई दोस्तों। और इसके बाद बताएंगे कैसे अखिलेश यादव ने भी पूरे मामले को लेकर जमकर मजाक उड़ाया है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज के सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद चुनाव जीतकर राज्यसभा ना पहुंचे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने जो कुर्बानी देने का फैसला लिया है ये एकदम सही फैसला है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अभी से 2 महीने के बाद 4 राज्यसभा की सीटें उड़ीसा के अंदर खाली होने जा रही है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ममता मोहंता और सुजीत कुमार अपने राज्यसभा का कार्यकाल खत्म करने जा रहे हैं। बीजू जनता दल के 2 सांसद थे राज्यसभा के, जिसमें निरंजन बख्शी और मुन्ना खान का नाम था दोस्तों। ऐसे में इनका कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है। जो बड़ी जानकारी है उसके अनुसार चुनाव अब जल्द कराए जाएंगे और चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के पास 78 से लेकर 79 विधायकों का समर्थन है, जबकि 3 निर्दलीय का सपोर्ट बीजेपी को मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 81 और 82 के आसपास आकर निपट रहा है दोस्तों। यानी बीजेपी को 2 सीटें तो बड़े आराम से मिल जाएगी, यानी उनके पास 30-30 के 2 पेयर बन जाएंगे दोस्तों। यानी एक सीट को जीतने के लिए 30 विधायकों की जरूरत पड़ेगी और टोटल बीजेपी के पास 82 है, तो वो 2 तो आराम से जितवा लेंगे। लेकिन जो तीसरा है उससे लेकर पूरी तरीके से पेच फंसा हुआ है। जो तीसरा है उसके लिए बीजेपी के पास केवल 22 विधायकों का समर्थन है, और अपना राज्यसभा का सांसद बनाने के लिए बीजेपी को और अतिरिक्त 8 और विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। यानी बीजेपी 8 और विधायक ढूंढ रही है। लेकिन दूसरी ओर बीजू जनता दल पार्टी है दोस्तों, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई लड़ती रही है। उनके पास टोटल 48 विधायक है, तो टोटल एक राज्यसभा का सांसद तो आराम से जितवा लेंगे। यानी 30 विधायकों का समर्थन इकट्ठा करके आराम से अपने एक व्यक्ति को राज्यसभा का सांसद बना देंगे। लेकिन उसके बाद जो 18 वोट पड़े हैं उससे अपना दूसरा उम्मीदवार राज्यसभा के सांसद के चुनाव के लिए नहीं जितवा पाएंगे। यानी चाहिए 30 और है बीजू जनता दल के पास 18 विधायकों का समर्थन, तो ऐसे में उनको और विधायकों का समर्थन चाहिए। बीजेपी को 8 विधायकों का समर्थन चाहिए, और इसीलिए चौथी सीट को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में संघर्ष चल रहा है, बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच में दोस्तों। ऐसे में अचानक से खबर बीते दिन सामने आती है, जहां पर राहुल गांधी के आदेश के बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भक्तचरण दास नवीन पटनायक के दरवाजे पहुंचते हैं दोस्तों, उनका दरवाजा खटखटाने के लिए। और जो चौथी सीट है जिस पर बीजू जनता दल को अपने 12 और विधायकों का समर्थन चाहिए और बीजेपी को 8 और विधायकों का समर्थन चाहिए, उसे लेकर चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं भक्तचरण दास ने। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आदेश के बाद यह टाइम मांगा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी लगातार नवीन पटनायक के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही है, लेकिन पार्टी ने फैसला लिया है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी को मिलाकर टोटल 15 विधायक है, तो ऐसे में बीजू जनता दल को 12 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी मिलकर चौथा राज्यसभा का सांसद भी बीजू जनता दल या यूं कहिए कि विपक्ष के किसी व्यक्ति को बनाने के लिए तैयार है दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी को यह चौथी राज्यसभा की सीट ना मिले, इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने 15 विधायकों के समर्थन के साथ में नवीन पटनायक से मुलाकात करने के लिए पहुंची है, और कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से समर्थन देने का फैसला लिया है। भक्तचरण दास और नवीन पटनायक के बीच में आज मुलाकात के बाद अंतिम फैसला आ जाएगा दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं भक्तचरण दास को भेजकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि राज्यसभा की चौथी सीट बीजेपी के खाते में ना जाए, यानी राज्यसभा के अंदर बीजेपी का नंबर ना बढ़े। इसके लिए बेशक कांग्रेस पार्टी को कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा को 8 विधायकों की जरूरत पड़ेगी और बीजू जनता दल को 12 विधायकों का समर्थन चाहिए और कांग्रेस 15 विधायकों का समर्थन लेकर बैठी हुई है, तो कांग्रेस पार्टी खुलकर सपोर्ट करके कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रही है कि बीजेपी को हराने के लिए आपस में एकजुट होया जा सकता है। और इसीलिए नवीन पटनायक के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा से राजनीति करती रही, इसके बावजूद दोनों समय की मांग को देखते हुए एक साथ आ सकते हैं ताकि बीजेपी की राज्यसभा के अंदर संख्या ना बढ़े। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की ये अच्छी बात है कि पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी हर तरीके से कुर्बानी देने के लिए तैयार है, ताकि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी कहीं भी देश के अंदर मजबूत ना बने। आप लोग 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर जब से शंकराचार्य के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पंगे लेने की कोशिश की है दोस्तों, शंकराचार्य का ऐसा श्राप लगा है भारतीय जनता पार्टी में कि आपस में ही इनके विवाद शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के महोबा में यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे पता चल रहा है कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक और नेता इतने ज्यादा नाराज है कि अपने मंत्रियों तक को गाँव में गाड़ियां नहीं घुसने दे रहे हैं और यहाँ तक की गाड़ियों को बाहर भी नहीं निकलने दे रहे। पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया दोस्तों। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था स्वतंत्र देव सिंह
के लिए एबीवीपी के द्वारा और इस कार्यक्रम में उनको शामिल होना था। ऐसे में चरखारी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रजभूषण सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर मंत्री का काफिला रास्ते में रोक दिया और दोनों के बीच में जमकर बहस हुई। भाजपा के विधायक और मंत्री के सुरक्षा कर्मियों के बीच में जमकर झड़प भी हो गई। बता दें कि विधानसभा क्षेत्र में नमामि गंगे योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन में पेयजल की आपूर्ति की समस्या के निस्तारण को लेकर यह विवाद हुआ और चरखारी के विधायक ब्रजभूषण सिंह राजपूत विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में पानी नहीं पहुंचने और पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत नहीं होने को लेकर काफी नाराज थे दोस्तों। और इसी वजह से जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह महोबा पहुंचे तो विधायक ने अपने समर्थकों के साथ में जोरदार तरीके का विरोध किया और विवाद बढ़ता देख मंत्री स्वतंत्र देव विधायक को लेकर सीधा डीएम के ऑफिस पहुंच गए। इसके बाद काफी चर्चा के बाद मामले को शांत करवाया गया दोस्तों। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर खुद के विधायक अपने गांव के प्रधान और तमाम लोगों को इकट्ठा करके बीजेपी सरकार की योजना के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि अपने मंत्री को आईना दिखाने के लिए अगर अपनी ही सरकार का विधायक मैदान में कूद गया है तो इसका मतलब आने वाले एक साल जहां 27 के चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का कैसा माहौल बन चुका है आप लोग इससे समझ सकते हैं। अखिलेश यादव की ओर से भी तंज कसा गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि महासमाचार स्वतंत्र बने बंधक यानी स्वतंत्र देव के प्रकरण पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये बात कही है दोस्तों। अखिलेश कहते हैं कि महासमाचार यह है कि स्वतंत्र बने बंधक समाचार यह है कि बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने अपने क्षेत्र के अंदर बदहाल सड़कों और गांव के पेयजल संकट और जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य को लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाया। इस पर अखिलेश कहते हैं कि मैं विचार देते हुए बताता हूं कि हमने तो पहले ही कहा था कि बीजेपी के डबल इंजन ही नहीं बल्कि इंजन के जो डब्बे हैं वो भी आपस में टकरा रहे हैं। पैसा कमाने और जमीन कब्जाने में लगे बीजेपी के मंत्री हो या विधायक हो, इनमें से कोई भी जनता के विकास का काम नहीं कर रहा है। इसलिए जनता के गुस्से से बचने के लिए वो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं और बीजेपी के ही विधायक के द्वारा अपने ही मंत्री को बंधक बनाना यह दर्शाता है कि बीजेपी सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारने वाले हैं। वैसे ये ना सोचो कि ये इन दोनों के बीच की लड़ाई है, दरअसल ये तो केवल एक सैंपल या यूं कहिए कि नमूना है। हर विधानसभा में यही हाल इन लोगों का हो रखा है। इस बार बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिलेंगे। अपने लोग ही बता रहे हैं कि जनता उनसे इतनी नाराज है कि उनको मंत्री का विरोध करने के लिए अपने लोगों को एकजुट करके ये दिखाना पड़ रहा है कि वो अपने मंत्री का विरोध कर रहे हैं और आम जनता के साथ में खड़े हैं। लेकिन आम जनता को पता है कि ये विधायक और मंत्री सब आपस में मिले हुए हैं, टकराने का नाटक भी तो कर ही रहे हैं। दूसरी ओर इतने साल हो गए सरकार बने हुए, अब तक अगर विकास का कोई काम नहीं हुआ और जो सड़कें तोड़ दी गई है पानी बिछाने के नाम पर, तो जनता में आकर जवाब देने के लिए इनके पास क्या बचा है? कुछ नहीं बचा दोस्तों। फालतू की बातें मंत्री कर रहे हैं और कोई भी इस बात से संतुष्ट नहीं है। तो उसके बाद अब डीएम के पास गए थे। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर देश के अंदर चुनावी निष्पक्षता और जांच एजेंसियों की भूमिका और राजनीतिक आरोपों को लेकर बहस लगातार तेज हो रखा है। ऐसे में इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन के नाम पर एक सर्वे करवाया गया जिसमें जनता से पूछा गया कि क्या मोदी सरकार सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो इस पर जनता की ओर से राय दी गई है दोस्तों। सीबीआई और ईडी के गलत उपयोग को लेकर जनता ने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कम करती है, जबकि 41% लोगों ने माना कि एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। 42% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। तो घूम फिरकर जिस सर्वे के अंदर बीजेपी के लहर बताने का दावा किया जा रहा है, उस सर्वे के अंदर 41% लोग ये मानते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं? वोट चोरी के सवाल को लेकर भी जनता राहुल गांधी के साथ में खड़ी नजर आती है दोस्तों, यानी 40% लोग मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में दोस्तों धीरे धीरे करके राहुल गांधी की बातें अब दूर तक पहुंच रही है और उन बातों का असर भी आने वाले चुनाव के अंदर देखने को मिलेगा और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसके इतर अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार जो अब हमारे बीच नहीं है दोस्तों, विमान हादसे में उनका निधन हो गया है। तो अब एनसीपी पार्टी का नेतृत्व कौन संभालेगा, इसे लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। 4-5 नेता हैं जिनके नाम को लेकर तेजी से चर्चा चल रही है। एक तो प्रफुल्ल पटेल है, दूसरा सुनील तटकरे, तीसरा छगन भुजबल का नाम है और सुनेत्रा पवार का भी नाम है। ऐसे में सुनेत्रा पवार को ही उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो एनसीपी पार्टी के 4 बड़े नेता हैं वे सबके सब देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए उनके मुख्यमंत्री आवास वर्षा आवास पर पहुंचे थे और एनसीपी नेतृत्व जल्द ही मुख्यमंत्री को एक औपचारिक पत्र सौंपने की योजना बना रहा है, जिसमें नाम बता दिया जाएगा कि कौन अजित पवार की जगह वित्त मंत्रालय और तमाम बड़े मंत्रालय संभालेगा। लेकिन एक बात जो खुलकर बोली गई है एनसीपी के द्वारा वो ये कि जितने भी मंत्रालय अजित पवार के पास थे उसमें से किसी में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि अजित पवार की मौत के बाद अगर बीजेपी चाहे तो ये सारे हाई प्रोफाइल मंत्रालय अपने पास रख ले या फिर शिंदे के पास शिफ्ट कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। मंत्रालय वही रहेंगे जो अजित पवार के टाइम में थे और इसमें कोई समझौता नहीं होगा। बाकी उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका जल्द ऐलान हो जाएगा, लेकिन सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे चल रहा है, यानी अजित पवार की पत्नी जिम्मेदारी संभाल सकती है दोस्तों। उनके बेटे पार्थ को लेकर भी चर्चा चल रही है। हालांकि पार्थ राजनीतिक तौर पर इतने एक्टिव नहीं है कि ये फैसला ले पाए। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर
अजित पवार के प्लेन के हादसे को लेकर अभी तक पूरी रिपोर्ट नहीं आई है और जांच पड़ताल के नाम पर तब से लोगों को केवल दिलासा दिया जा रहा है कि जांच करवाई जा रही है। हालांकि इस मामले को लेकर एक जो सबसे बड़ी जानकारी सामने आई थी वो ये कि कैप्टन सुमित कपूर थे जो इस प्लेन को उड़ा रहे थे और सुमित कपूर पर इससे पहले 2 बार गंभीर आरोप लगे थे, यानी शराब पीकर प्लेन उड़ाने के आरोप लगे थे दोस्तों, और इससे पहले 3 साल के लिए उसको सस्पेंड भी कर दिया गया था। ऐसे में कैप्टन सुमित कपूर एक बार फिर से फ्लाइट चलाने के लिए आए और उनको फ्लाइट चलाने के लिए किसने भेजा, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह है दोस्तों कि अजित पवार के प्लेन को उड़ाने वाले पायलट सुमित कुमार के दोस्त ने बताया कि उनकी ड्यूटी अजित पवार को लेकर नहीं लगी हुई थी, यानी अजित पवार का प्लेन उड़ाने की ड्यूटी सुमित कुमार की नहीं लगी हुई थी बल्कि किसी और का था। लेकिन जो पायलट उनके प्लेन को ले जाने वाला था वो ट्रैफिक में फंस गया और ट्रैफिक में फंसने के कारण वो नहीं आ पाया, तो फिर आनंद फानन में सुमित को प्लेन उड़ाने के लिए बोला गया और मुंबई से बारामती अजित पवार को चुनावी रैली में जाना था, वो लेट हो रहे थे तो सुमित को प्लेन उड़ाने के लिए बोला गया दोस्तों। और सुमित के बैकग्राउंड को लेकर भी अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सुमित के पास अच्छा खासा अनुभव था, 20,000 घंटे प्लेन उड़ाने का और अच्छा खासा एक्सपीरियंस इसको माना जाता है। इसके बावजूद 2 घटनाओं को लेकर सुमित से जुड़े मामले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अब सुमित कपूर को लेकर उठने वाले सवाल हो या किसी भी तरीके का और भी सवाल हो, जांच पड़ताल जब अंतिम तक नहीं पहुंचेगा, यानी सही से जांच पड़ताल नहीं होगा, अंतिम रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक नहीं पता चलेगा कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्या टेक्निकल ग्लिच के कारण ऐसा हुआ है या फिर इसमें कोई ह्यूमन एरर था या फिर एक बड़ी साजिश थी। जो भी जानकारी आएगी दोस्तों वो जांच पड़ताल के बाद ही आ सकती है, उससे पहले केवल कयास लगाए जा रहे हैं और जांच पड़ताल को लेकर उस तरीके की तत्परता दिखाई देती नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए अब आर पार की लड़ाई महाराष्ट्र में शुरू हो गई है दोस्तों। कई रिपोर्ट ये बता रही है कि एनसीपी शरद पवार गुट का एनसीपी अजित पवार गुट में विलय होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का आंकड़ा 8 और बढ़कर 300 तक पहुंच जाएगा, यानी एनडीए गठबंधन 300 टच कर जाएगी क्योंकि शरद पवार के सारे सांसदों का समर्थन बीजेपी को मिल जाएगा दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए अब महाराष्ट्र का चुनाव एकदम क्लियर हो चुका है। अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का महाराष्ट्र का चुनाव होगा। केवल 2 पार्टी है जो विपक्ष में बची होगी, एक तो कांग्रेस पार्टी और दूसरा उद्धव ठाकरे की पार्टी। अब कांग्रेस उद्धव ठाकरे दोनों मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दबदबा दिखाएंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी और एनसीपी का वोट बैंक लगभग एक जैसा माना जाता है, यानी कांग्रेस पार्टी के वोट में एनसीपी सेंधमारी कर देती थी, जिस कारण से महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी हमेशा से तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास अब मौका है कि वो महाराष्ट्र के अंदर अपने वोटों को इकट्ठा करे और एनसीपी में जो उनका वोट चला गया है उनको वापस लेकर आया जाए। सबको पता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी पहले एकजुट हुआ करती थी और लगातार सरकार में थी, लेकिन बाद में एनसीपी टूटकर अलग अलग हो जाती है और शरद पवार अपनी नई पार्टी बना लेते हैं एनसीपी नाम की। तब से कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर लगातार कमजोर रही और एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन के बीच तो कभी भी कांग्रेस पार्टी का उस तरीके से उभार नहीं हो पाया जिसकी पार्टी लगातार उम्मीद करती थी दोस्तों। अब पार्टी के पास पूरा मौका है कि जब शरद पवार और अजित पवार की पार्टी एकजुट हो गई है और बीजेपी गठबंधन में चली गई है तो फिर कांग्रेस पार्टी खुद मोर्चा खोले और एनसीपी में जो वोट कांग्रेस का चला गया है उसको वापस लाया जाए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर झारखंड सरकार में कांग्रेस पार्टी कोटे के मंत्री के विरुद्ध माहौल बनाने वाले विधायकों को दिल्ली दरबार से संदेश दिया गया है कि अनुशासन के दायरे में रहे और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में जो बैठक हुई है उसमें साफ शब्दों में यह बातें बोल दी गई है। नेतृत्व ने 2 टूक संदेश दिया है कि पार्टी के भीतर सार्वजनिक असहमतियां, गुटबाजी और नेतृत्व को कमजोर करने वाले कृत्य स्वीकार्य नहीं होंगे। ऐसे लोगों से संगठन दूरी बनाएगा। ऐसे विधायकों ने मुहिम जारी रखी तो फिर चुनाव में उनका टिकट भी कट सकता है। कुल मिलाकर कई सारे ऐसे विधायक हैं जो मंत्री को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। कांग्रेस ने इस पर एनालिसिस किया तो पता चला कि मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ विधायकों का ग्रुप बनकर झारखंड के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और कांग्रेस पार्टी आला कमान से आकर शिकायत की गई। अब उन सारे विधायकों को बता दिया गया है कि आप लोग पार्टी के मंत्री के साथ मिलकर काम करिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, राजेश ठाकुर समेत कई और लोग मौजूद थे दोस्तों। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को फटकार इसलिए लगाई है क्योंकि इन विधायकों के पास अब कोई रास्ता नहीं है। अगर इनमें से कोई विधायक ये सोचेगा कि वो बीजेपी के साथ चला जाए और झारखंड में सरकार गिरा दे तो ऐसा नहीं होगा। समीकरण ही कुछ इस प्रकार के हैं कि आराम से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है और कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से चल रही है, तो कांग्रेस के सपोर्ट की उतनी ज्यादा भी उनको जरूरत नहीं है। तो ऐसे में विधायकों के पास अब कोई विकल्प नहीं है, उनको साथ में रहना पड़ेगा। और कुछ विधायक मंत्री के खिलाफ इसलिए बोल रहे थे कि उनको लग रहा था कि पार्टी और सरकार अस्थिर हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने खुद से इस पूरे मामले पर फीडबैक लिया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी और संगठन से फीडबैक के बाद मंत्रियों को लेकर जो विधायक आरोप लगा रहे थे उसका खंडन करते हुए विधायकों से मिलजुल कर आगे बढ़ने के लिए बोला गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा था। साथ साथ दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ सकता है। खबर यह है कि
भ्रष्टाचार के खिलाफ देश को बुलंद आवाज में जगाने का काम करने वाले 2011 में अन्ना हजारे बाद में खुद जाकर सो गए दोस्तों, और उसके बाद ये आरोप लगा कि अन्ना हजारे का पूरा आंदोलन आरएसएस के द्वारा प्रायोजित था। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह सरकार को हटाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। ऐसे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर यानी बीते दिन अन्ना हजारे अपने पैतृक गांव रालेगढ़ सिद्धि के अंदर 30 जनवरी 2026 को बीते दिन शुक्रवार को आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं दोस्तों, कर चुके हैं। बल्कि यह आंदोलन अन्ना का अंतिम संघर्ष होगा, ये समझ में आने लगा है। यह लड़ाई आर पार की होने वाली है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया तो वो भूख हड़ताल से किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे और भूख हड़ताल को किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं करेंगे। अनशन शुरू करने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार पर सीधा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ फाइलों में वादों का ढोंग करती है। यदि सरकार सच में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है तो लोकायुक्त कानून से क्यों डर रही है। अन्ना हजारे का मानना है कि लोकायुक्त कानून जनहित के बाहर आवश्यक है। अब वे किसी भी तरीके के खोखले आश्वासन के झांसे में नहीं आने वाले हैं। 3 साल का इंतजार और टूटा विश्वास। अन्ना हजारे कह रहे हैं कि 3 साल मैंने इंतजार कर लिया और मेरा विश्वास पूरी तरीके से टूट गया है, इसलिए मैं अनशन पर बैठ रहा हूं। अब सवाल यह है कि 2022 में भी वो अनशन पर बैठे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने आकर ना जाने क्या बोल दिया कि उन्होंने अपना अनशन खत्म कर लिया, तो एक बार फिर से उन्होंने अनशन शुरू किया है। अब देखते हैं अनशन चलेगा या फिर केवल देश की जनता को बेवकूफ बनाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों अन्ना हजारे की इमेज यानी छवि इतनी खराब है कि सबको पता है कि अन्ना हजारे ने 2011-12 में जो आंदोलन किया था वो कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए किया था, और अन्ना हजारे ये साबित करे कि उनका आंदोलन निष्पक्ष था। और इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी के खिलाफ उनको मोर्चा खोलना पड़ेगा और भाजपा सरकार की पोल खोलनी पड़ेगी। क्या ये दिखावे का आंदोलन चल रहा है या फिर सही आंदोलन चल रहा है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर प्रयागराज के माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन सरकार पर तीखा हमला बोल रहे हैं दोस्तों। उन्होंने शुक्रवार को वाराणसी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया था, मैंने वो तो दे दिया, मेरे सच्चे प्रमाण उनके साथ में है, उनको मैंने दे दिया, इसलिए उन्हें मानना पड़ा कि मैं शंकराचार्य हूं। अब प्रमाण मांगने की बात हमारी आई है, हम मांगेंगे प्रमाण। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने आप को सच्चा हिंदू साबित करने के लिए प्रमाण दे। इसके बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती ने कहा कि हम आपको यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 40 दिनों का टाइम देते हैं। इन दिनों के अंदर आप गौ भक्त है इसका प्रमाण दीजिए। अगर प्रमाण नहीं देते तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू और कालनेमी, पाखंडी और ढोंगी हैं। सिर्फ दिखावे के लिए आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है। अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती ने कहा कि गौ हत्या बंद होना चाहिए और अगर आप सच में हिंदू हैं तो फिर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। उत्तर प्रदेश की राज्य माता घोषित कर दिया, नहीं तो गैर हिंदू घोषित किया जाएगा। लखनऊ में जुटेंगे संत। उन्होंने कहा कि 10 और 11 मार्च को लखनऊ में सभी संत, महंत और आचार्य एकत्र होंगे। यहाँ पर तय किया जाएगा कि कौन हिंदू कौन नॉन हिंदू है, कौन हिंदू हृदय सम्राट है और कौन छद्म हिंदू यानी नकली हिंदू है। अब नकली हिंदू का पर्दाफाश करेंगे। अभिमुक्तेश्वर ने कहा कि अब नकली हिंदुओं का पर्दाफाश करने का टाइम आ गया है। जितने भी हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है और यह छल खुद को साधु मानने वाले लोग कर रहे हैं। योगी संत और भगवादारी कहने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा इस तरीके का छद्म किया जा रहा है। मेला छोड़ने पर उन्होंने कहा कि मेला छोड़ने पर प्रशासन उनको लालच दे रहा था, यानी जब वो मेले से जा रहे थे तो उनको लालच दे रहा था कि वो स्नान करके जाए और स्नान करने के लिए कई तरीके के एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर में बदलाव करने की बात कही गई थी और कहा गया था कि शंकराचार्य के लिए नियम बदले जाएंगे और उनके लिए पुष्प की वर्षा की जाएगी, उनको पालकी ले जाने की मंजूरी दी जाएगी। लेकिन शंकराचार्य ने कहा कि अब मंजूरी का कोई काम नहीं है। अब वो वापस प्रयागराज में जब भी लौटेंगे तो कभी भी स्नान नहीं करेंगे, अपना विरोध जताएंगे। अब सवाल का जवाब इनको देना है, बीजेपी वालों को देना है, योगी आदित्यनाथ को देना है कि वो सच्चे हिंदू है या नहीं है। यानी प्रयागराज में जिस तरीके से शंकराचार्य का अपमान किया गया और बटुकों का अपमान किया गया, उसके बाद से ये मामला इतनी जल्दी अब थमता हुआ तो नजर नहीं आता है दोस्तों। साथ ही साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर कई सारे सवाल सीएजी की रिपोर्ट के बाद खड़े होते हैं। सीएजी का रिपोर्ट बताता है कि इंडिया के अंदर स्किल इंडिया के नाम पर जो एक योजना लागू की गई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसमें सीएजी ने ऑडिट कराया है और इस ऑडिट में नरेंद्र मोदी सरकार ने 10,000 करोड़ के स्किल इंडिया का स्कैम किया है। ये आरोप सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाया क्योंकि पैसे का कुछ अता पता ही नहीं है। ये जो योजना थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें तकरीबन 95% जो बैंक अकाउंट थे वो या तो फेक पाए गए हैं या इनवैलिड पाए गए हैं, और जिसमें ज्यादातर जो अकाउंट नंबर थे उसमें 111 करके फिल किया हुआ था, भरा हुआ था। एक तरीके से डिफॉल्ट नंबर भर के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई थी। इसी तरीके से एक ही तरीके के फोटो का इस्तेमाल 5 अलग अलग राज्यों के अंदर किया गया था और कई सारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर थे जिनको घोस्ट ट्रेनिंग सेंटर कहा जा सकता है, यानी भूतिया थे। उनका कुछ अता पता नहीं था कि वो एग्जिस्ट करते भी है या नहीं करते हैं, और वहां पर कौशल विकास योजना के नाम पर पैसे पहुंच रहे थे और जिन अकाउंट में पहुंच रहे थे वो अकाउंट भी पूरी तरीके से इलीगल थे और 111 करके ऐसे नंबर भरा हुआ था, 00 करके नंबर भरा
हुआ था। और जॉब प्लेसमेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में तमाम तरीके के छेड़खानी मैनिपुलेशन के बाद 18% के आसपास जॉब प्लेसमेंट का दावा किया गया है। और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं दोस्तों। लोगों ने पूरा थ्रेड बनाकर बताया है कि यह कैसे एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। 2016 से 22 के बीच में 22,574 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे इस योजना के लिए, जिसमें से 10,254 करोड़ रुपए यूटिलाइज किए गए और 2,320 करोड़ रुपए खर्च तक नहीं हो पाए। 47% यानी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख जिन लोगों को ट्रेन किया गया उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वे लोग अनट्रेसेबल है। वहीं पर फेक बायोमेट्रिक डेटा यानी चाहे वो फिंगरप्रिंट हो या फिर आइरिस स्कैन हो या फिर आधार से जुड़े हुए अन्य तरीके के बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। जो ट्रेनिंग सेंटर है वो बंद पड़े हुए हैं और पेमेंट लगातार चल रहा है। इस तरीके के और बड़े कई फर्जीवाड़े सामने आए हैं। कुल मिलाकर सीएजी की रिपोर्ट ने जिस तरीके के खुलासे कर दिए हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पूरी तरीके से एक स्कैम करने का तरीका निकला है। और इस स्कैम पर डिटेल में जानकारी आप सामने आने लगी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का वही हाल है जो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और तमाम तथाकथित योजनाओं का हाल हो चुका है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।